अध्यक्षात्मक शासन। अध्यक्षात्मक शासन में सबसे पहले देखेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन जो व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो कार्यपालिका होती है वह अपने कार्यों तथा नीतियों को लेकर जो है विधायिका से स्वतंत्र होती है। तो किस तरह की कार्यपालिका होती है? जो मुख्य कार्यपालिका होगी, मुख्य कार्यपालिका होती है, मुख्य कार्यपालिका होती है, वह जो मुख्य कार्यपालिका होती है वह अपने कार्यों और नीतियों को लेकर विधायिका से स्वतंत्र होती है। विधायिका से स्वतंत्र होती है। तो ये है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कि जिसमें जो मुख्य कार्यपालिका होगी वो विधायिका से स्वतंत्र होगी। और इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका निर्माण अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का निर्माण होता है जनता के द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इस तरह से जो है किया जाता है। तो इस तरह से जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसके साथ अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से देशों में प्रचलित है ये शासन प्रणाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। तो ये मुख्यतः जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है, और इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा जो है अन्य जो लैटिन अमेरिकी देश हैं या दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं वहाँ पर तो देशों में प्रचलित। तो कौन कौन से देशों में प्रचलित है? सबसे पहले तो यूएसए, इसके बाद सूरीनाम, ब्राजील, पनामा, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया, तो इन सारे देशों में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। यूएसए, सूरीनाम, ब्राजील, पनामा, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया इत्यादि। इस तरह से जो है अब हम इसकी देखेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो विशेषताएं, तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि जो ये कार्यपालिका होती है वो अपने कार्यों और नीतियों के लिए
कार्यपालिका कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों का निर्माण करती है। कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों का निर्माण विधायिका से स्वतंत्र होकर करती है। विधायिका से स्वतंत्र होकर करती है, स्वतंत्र होकर करती है। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि यहाँ की जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से स्वतंत्र होकर अपने किसी भी कार्य और नीति या निर्माण कर सकती है, और उसके दैनंदिन कार्यों में जो है जो विधायिका होगी वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब तक कि कुछ संवैधानिक मसला ना सामने आ जाए तब तक विधायिका इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके बाद दूसरी विशेषता जो है, तो दूसरी विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिकीय देशों में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वास्तविक तथा नाम मात्र दोनों शक्तियां इसी में निहित हैं। दोनों शक्तियां इसी में निहित होती हैं, इसी में निहित होती हैं, निहित होती हैं। इसके बाद तो जो राष्ट्रपति होता है वो अपने देश का जो है नाम मात्र तथा वास्तविक दोनों ही कार्यों का वो संपादन करता है, और उसमें दोनों शक्तियां जो है निहित होती हैं। इसके बाद जो तीसरी विशेषता है, तो इसमें जो है राष्ट्राध्यक्ष या कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो स्थिर होता है। कार्यपालिका के कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता होती है, निश्चितता होती है। तो कार्यपालिका के कार्यकाल की जो है निश्चितता होती है कि एक बार जब कार्यपालिका निर्वाचित हो जाती है तो फिर उसे जो उस देश में टर्म हो या कार्यकाल हो उस समय तक वो बनी रहेगी। जैसे कि अमेरिका में, तो अमेरिका में जब एक बार कार्यपालिका चुन ली जाती है तो वह अगले 4 सालों तक जो है कार्यपालिका के रूप में कार्य करती रहती है, जब तक कि कुछ बहुत ही संवैधानिक दृष्टि से गलत न कर रही हो, तब तक ऐसी कार्यपालिका को हटाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत ही दुष्कर है, क्योंकि जो हटाने की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल होती है। इसके बाद जो ये व्यवस्था है, तो ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर पृथक्करण के सिद्धांत से संचालित होती है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? जैसा कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो फ्रांस का एक राजनीतिक वैज्ञानिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था कि जो शासन की शक्तियां हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित ना होकर इसे 3 अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाए, और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे तथा तीनों एक दूसरे को नियंत्रित भी करेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत को दिया था, और इस सिद्धांत का हमें व्यवहार में देखने को मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सिद्धांत देखने को मिलता है और इसी सिद्धांत के आधार पर वहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग संस्थाओं के रूप में निर्मित किया गया है तथा तीनों को ये अधिकार है और ये शक्तियाँ मिली हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में जो है अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अमेरिका की जो कार्यपालिका या अध्यक्षात्मक जो कार्यप्रणाली होती है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से संचालित होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके गुण कौन से हैं। तो इसके गुण जो है कौन कौन से हैं, अब हम देखेंगे कि इसके गुण कौन कौन से हैं। तो इसका तो पहला गुण यही है कि ये स्थिर शासन प्रदान करता है। पहला गुण क्या है? पहला गुण है कि ये स्थिर शासन को प्रदान करता है। तो गुण में पहला है कि स्थिर शासन, स्थिर शासन प्रदान करता है, स्थिर शासन प्रदान करता है। एक बार यहाँ पर चुनाव हो जाता है तो फिर जो है एक अस्थायी कार्यकाल, जो निश्चित कार्यकाल है 4 वर्षों का, उस 4 वर्षों के लिए निश्चित हो जाता है कि 4 वर्षों तक वो कार्यपालिका अपने कार्यों को पूरी तरह से करती रहेगी और इसके लिए 4 साल से पहले हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, इसलिए जो है इस कार्यपालिका को हटाया नहीं जाता है। इसके बाद जो इसकी दूसरी विशेषता है कि दल का प्रभाव जो है कम हो जाता है। दल का प्रभाव कम होता है, दल का प्रभाव कम हो जाता है, कम हो जाता है। दल का प्रभाव कम इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्यकाल निश्चित है। तो कार्यकाल जब निश्चित है तो यहाँ पर जो है चुनाव फिर अगले 4 सालों बाद ही होंगे और जब अगले 4 साल बाद चुनाव होगा तो ये भी निश्चित है कि दल जो है तभी सामने आएंगे, तभी वो वोट मांगने के लिए जो है और लोगों के पास पहुंचेंगे और सरकार की नीति जो है उसकी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से स्वतंत्र है। तो विधायिका के अंदर जो कार्यपालिका जाती नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है दल का प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद जो है जो मंत्रिमंडल है, कुशल मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कुशल मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, निर्माण होता है क्योंकि जो अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है उसमें जो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल कर सकता है जो उसे योग्य लगे, क्योंकि जो कार्यपालिका का मंत्रिमंडल में जो व्यक्ति शामिल होंगे उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो विधायिका के सदस्य हों। तो कार्यपालिका के निर्माण में जो विधायिका का कोई योगदान ना होने की वजह से यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है या जो राष्ट्रपति होता है वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण अपनी इच्छा से कर सकता है। तो ये इसके गुण हैं। इसके बाद इसके दोष देखेंगे कि इसके दोष कौन कौन से हैं। तो इसके दोष जो है, पहला तो ये है कि ये इसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। सबसे पहला दोष इसका यही है, उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाने के कारण जो है उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। दोष में सबसे पहला उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है और विधायिका से स्वतंत्र होने के साथ ही इसे व्यक्ति अपने नागरिकों के बीच भी बराबर जाना नहीं होता है, क्योंकि इसका एक कार्यकाल निश्चित है कि 4 सालों के लिए जो है एक निश्चित हो गया है कि 4 सालों के पहले इसे हटाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये मनमानी भी कर सकती है और सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि सदन इसके ऊपर कोई
क्वेश्चन करके या कुछ अन्य तरीके से जो है इस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करे। तो इस कारण से इसमें जो है उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति की तानाशाही, राष्ट्रपति के तानाशाह होने की आशंका रहती है, होने की आशंका रहती है। तो इसका दूसरा जो दोष ये है कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई ऐसा स्थायी नियंत्रण नहीं होता है कि जिसकी वजह से जो है उसे नियंत्रित किया जा सके और विधायिका उसे नियंत्रित कर सके, क्योंकि विधायिका उसके दैनिक कार्यों में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि दैनिक प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप करे। केवल विधायिका तभी हस्तक्षेप करेगी जब कोई संविधान से जुड़ा हुआ मामला सामने आएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ही केवल विधायिका इसके ऊपर नियंत्रण करती है। इसलिए ऐसी संभावनाएं देखने को मिलती हैं कि इस व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति तानाशाह होने की संभावना बनी रहती है कि राष्ट्रपति अपने मनमानी कार्यों को कर सकता है। इसके बाद जो इसका अंतिम दोष है तो वो ये है कि ये जनमत के प्रति लापरवाह होते हैं। जनमत के प्रति लापरवाह होता है, लापरवाह होता है। तो जनमत के प्रति लापरवाह इसीलिए है क्योंकि 4 साल बाद ही इसे फिर जनमत के पास जाना है। इसलिए जनमत को ये ध्यान में कभी कभी नहीं रखता है अपने कुछ निर्णयों को लेकर। तो जिसकी वजह से जो है ये संभावनाएं बनी रहती हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जो है केवल उन्हीं देशों के लिए उपयुक्त है जो उन्हीं देशों के लिए उपयुक्त है जो एकल संस्कृति को अपनाई हुई है, और जो बड़े देश हैं तो उन्हीं के लिए उपयुक्त है। अगर किसी देश में विविधता है, जातीय, सामाजिक, भाषाई, इस आधार पर अगर विविधताएं विद्यमान है तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये थी जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के लिए जो है कौन सी शासन प्रणाली उपयुक्त है। तो भारत जब आज़ाद हुआ और भारत का संविधान जब बनाया जाने लगा तो उस समय ये विवाद का विषय था कि भारत कौन सी शासन प्रणाली को अपनाए, अध्यक्षीय अपनाए या फिर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए। तो भारत ने उस समय जो है कौन सी शासन प्रणाली अपनाई? भारत ने उस समय संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली के अपनाने के पीछे जो कारण थे वो मुख्यतः 2 कारण थे। भारत के लिए कौन सी शासन प्रणाली उपयुक्त है। तो इस बात को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो भारतीय संविधानविदों का यह मानना था कि भारत के लिए जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अपेक्षा संसदीय शासन प्रणाली ज्यादा उपयुक्त है। तो संसदीय शासन प्रणाली क्यों उपयुक्त है? संविधानविदों के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त माना। क्यों माना? तो इसके पीछे उनका दो कारण था। पहला तो ये था कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली, इसके पीछे 2 कारण थे। तो
उपयुक्त माना, इसके पीछे दो कारण थे, दो कारण थे। तो दो कारणों में जो सबसे पहला कारण है, पहला कारण ये है कि ये प्रणाली भारत में पहले से प्रचलित थी। यह प्रणाली भारत में पहले से प्रचलित थी। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो संसदीय शासन प्रणाली ही प्रचलन में थी, पहले से प्रचलित थी, जिससे भारतीय जनता परिचित थी। तो पहला कारण तो यही था कि ये प्रणाली इसीलिए प्रचलित थी। दूसरा कारण इसके प्रचलन का जो था वो था कि भारत का बहुलतावादी स्वरूप, बहुलतावादी स्वरूप का यहाँ तात्पर्य ये है कि भारत जो है उसमें विभिन्न भाषाई, बहुलतावादी स्वरूप का मतलब यहाँ है कि भाषा, धर्म, जाति, रंग, इनके आधार पर जो है भारत में जो है बहुत ही विविधता देखने को मिलती है कि भारत में अलग अलग भाषा को बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग भारत में निवास करते हैं। तो इसलिए जो है भारत के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त नहीं थी और भारत के संविधानविदों ने जो है भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपना ली। तो आज ये था शासन प्रणाली के तीसरे कड़ी के रूप में। और अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं उसके आधार पर। तो जय हिंद।